नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। श्रौकाचार किस कवि की रचना है? सरहपा, सब्रपा, देवसेन, शालिभद्र सूरि। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि श्रौकाचार किस कवि की रचना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रौकाचार जो है वह देवसेन की कृति है दोस्तों। ठीक है, देवसेन की कृति है श्रौकाचार। तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशु कवि, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू, सरहपा। ठीक है दोस्तों, तो कौन है आप बताएंगे दोहा कोश के रचयिता? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो दोहा कोश जो है वह 4 ऑप्शन सही है। सरहपा इसके रचनाकार हैं। ठीक है, सरहपा। तो सरहपा को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिनधर्म सूरि, सुमतिगढ़, धनपाल, शालिभद्र सूरि। कौन है दोस्तों? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 में से आपको बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास का जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा। शालिभद्र सूरि की यह रचना है। ठीक है दोस्तों, शालिभद्र सूरि की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। अगला प्रश्न, परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदु, रोड़ा, पुष्पदंत। तो आप सब बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो परमात्मा प्रकाश और योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा, जोइंदु। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 जोइंदु ऑप्शन सही है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है दोस्तों, अब बताइए वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभु सूरि, देवसेन। कौन है दोस्तों? 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वर्ण रत्नाकर के? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 1 ऑप्शन सही है, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, ग्रियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसकी रचना है भाषा सर्वेक्षण? आपको बताना है। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो भाषा सर्वेक्षण है वह डॉक्टर ग्रियसन जी की रचना है। तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा, ग्रियसन। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। बताइए दोस्तों किस भाषा में लिखा गया? तो यह फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया। तो यह फ्रेंच भाषा में ही होगा। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन फ्रेंच। सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियसन, गिलक्राइस्ट, जेसुआ केटलर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 8, तो यह जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो न से आप हिंदुस्तान के न से आप इसे बता सकते हैं। तो 8 का जो ऑप्शन सही है वह 2 ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियसन के द्वारा लिखा गया था।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ठीक है, कौन सा है? शिव सिंह सरोज, मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा में, ठीक है दोस्तों, इस पर ध्यान देने वाली बात है, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शिव सिंह सरोज जो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, वह शिव सिंह सरोज है। ये ऑप्शन आपका सही है 1। अगला प्रश्न, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है दोस्तों? 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान हैं, वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। ठीक है दोस्तों, बताइए सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3, 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, तो आपका 2 ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं, कौन है? लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा, जोइंदू। कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन अर्थात 3 ऑप्शन सही होगा, दामोदर शर्मा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभु सूरी, धनपाल। तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, हेमचंद। ठीक है दोस्तों, हेमचंद द्वारा लिखा गया अपभ्रंश व्याकरण। मिश्रबंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंध विनोद कितने भागों में विभाजित है? ठीक है दोस्तों, कितने भागों में विभाजित है? अब मिश्रबंधुओं के नाम कमेंट करके बताइए, जो 3 भाइयों द्वारा यह लिखा गया मिश्रबंध विनोद। ठीक है, तो उनका नाम आप कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा, 4 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 4 भागों में विभाजित है, 3 ऑप्शन आपका सही है। वीरगाथा काल को संधि या चारण काल की संज्ञा किसने दी? ठीक है, पहला ऑप्शन जो है ग्रियर्सन, दूसरा धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने दिया दोस्तों बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसने वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल कहा? किसने कहा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा चारण काल एवं संधि काल। आशुग कवि की रचना है, कौन सी रचना है दोस्तों? आशुग कवि की रचना कौन सा है? नेमिनाथ रास, चंद्रबाला रास, स्थूलभद्र रास, चर्यापद। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, चंद्रबाला रास। ठीक है दोस्तों, चंद्रबाला रास।
पयुमचर्यु के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। 17 नंबर का प्रश्न का आंसर आप बताइए, कौन सा उत्तर सही होगा 1, 2, 3, 4 में से। तो यहाँ पर पयुमचर्यु जो है वह स्वयंभू की रचना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सही है, स्वयंभू। पयुमचर्यु में किसका चित्रण है, किसके विषय में यह लिखा गया है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोम्भिपा। कौन है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शब्दानुशासन जो है उसके रचनाकार हेमचंद्र होंगे। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, एक ऑप्शन सही है, हेमचंद। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पाहुड़ दोहा। तो लक्ष्मीधर, रोड़ा, राम सिंह, हेमचंद, किसकी रचना है दोस्तों? पाहुड़ दोहा। 19 नंबर का क्वेश्चन। तो पाहुड़ दोहा यह राम सिंह का 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपका सही है, राम सिंह। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर, जोइंदू। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है बताइए। तो प्राकृत पैंगलम यह रचना जो है वह लक्ष्मीधर जी की है। आपका ए ऑप्शन सही है, लक्ष्मीधर। राय कुमार चरियू के रचनाकार हैं। ठीक है, राय कुमार चरियू के रचनाकार हैं। कौन है बताइए। स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतिगढ़, रोड़ा कवि। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही है, पुष्पदंत। ठीक है दोस्तों, पुष्पदंत 2 ऑप्शन सही है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों बताइए। भट्टकेदार, विद्यापत, केशवलाल, मधुकर कवि। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है आपको बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन। तो जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं वह है 4 ऑप्शन मधुकर कवि। ठीक है, मधुकर कवि द्वारा लिखा गया जयमयंक जस चंद्रिका। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? जिनधर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही है, जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखा गया। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। यह दोस्तों आपके 2019 टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभ सूरी, लक्ष्मीधर। कौन है दोस्तों बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया है। आपका 3 ऑप्शन सही है, सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखा गया कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रसाल। किसने आदिकाल को आदिकाल कहा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ आदिकाल को आदिकाल कहने का जो श्रेय जाता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा? ठीक है दोस्तों, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गिरिसन ने, राहुल सांकृत्यायन ने,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक हैं। कौन है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो कौन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक? किसने सिद्ध सामंत काल नाम से आदिकाल को पुकारा? बताइए। तो 27 का जो ऑप्शन है वह सी अर्थात 3 ऑप्शन सही है। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीज बपन काल। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? किस नाम से वह पुकारे? किस नाम से उन्होंने उसे अभिहित किया? आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने आदिकाल को बीज बपन काल कहा। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आपका सही है, बीज बपन काल। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, ब्राह्मण। किसे माना जाता है दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास? तो जो पश्चिमी हिंदी का विकास है उसमें सौरसैनी से माना जाता है। ठीक है, आपका 3 ऑप्शन सही है, सौरसैनी से माना जाता है पश्चिमी हिंदी का विकास। और पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी। ठीक है दोस्तों, किस बोली से संबंध है उसका? बताइए बघेली का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो 2 ऑप्शन सही है, पूर्वी हिंदी से बघेली का संबंध है। किन अन्य 2 भाषाओं का और भी पूर्वी हिंदी से संबंध है, उन भाषाओं का नाम आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैचासी, ब्राह्मण। बताइए, पूर्वी हिंदी का विकास या उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। खड़ी बोली या कौरवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है दोस्तों? ठीक है, किस उपभाषा से है आप अवश्य बताएं। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके हैं। खड़ी बोली को और किन नामों से जाना जाता है? तो कौरवी के नाम से जाना जाता है। और कौरवी या खड़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है आपको बताना है। तो वह पश्चिमी है या पूर्वी है या राजस्थानी है या पहाड़ी है, कौन सा है आप लोग बताएं। तो यहाँ पर जो 32 का ऑप्शन सही होगा वह पश्चिमी हिंदी है। आपका 4 ऑप्शन सही है, पश्चिमी हिंदी। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? ठीक है, अवधी बोली का विकास दोस्तों बताइए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। तो बताइए किससे हुआ? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश की किस रूप से हुआ? अब यह क्वेश्चन आ चुका है, बताइए।
अर्धमागधी, मागधी, सौसैनी का उत्तरी रूप ब्राचड़ किससे हुआ? यहाँ 34 का जो ऑप्शन सही है वह 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, सौसैनी का उत्तरी रूप से आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 4, 5, 7 कितनी उपभाषाएं हैं बताइए? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वह 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, तो आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है 15, 17, 20, 18। ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वह डी ऑप्शन सही है, 18। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्रतिदिन आप मेरे चैनल से जुड़कर टीजीटी पीजीटी से संबंधित रिवीजन कर सकते हैं। मैथिली का बोली क्षेत्र है कौन सा है मित्रों? 1 गोरखपुर, 2 लखनऊ, 3 चंपारण, 4 मुंगेर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं, जो मैथिली का बोली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा, मुंगेर। ठीक है दोस्तों, क्या है? मुंगेर मैथिली का बोली क्षेत्र है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली किससे है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का आंसर, यहाँ पर जो 40 का आंसर है वह 3 ऑप्शन है। उनका जो संबंध है, बोली क्षेत्र है, वह है भोजपुरी। 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, भोजपुरी। वैसे भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में, मात्र 35 साल तक ही वह जीवित रहे। ठीक है दोस्तों, और रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ वह 1884 ईस्वी में हुआ और इनका जो मृत्यु हुआ 1941 ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ कमेंट करके अवश्य बताएं। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। तो बताना है कि भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। 41 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप अवश्य बताएं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह आपका ए ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को भाषा विज्ञान में प्रायः उपभाषाओं को ही हिंदी माना जाता है। तो यह पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ही है जिन्हें उपभाषा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह 3 बोलियां आती हैं। तो कल जो आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन कि अवधी किस भाषा की उपबोली है, तो वह पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी कितनी थी? 4, 7, 8, 10। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखिए, अपभ्रंश अप से, अ से 8, अ से अपभ्रंश। तो ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या थी वह 8 थी। 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और वर्तमान में स्वरों की संख्या 11 है। संस्कृत में 9 मानी जाती हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि अपभ्रंश में कौन से व्यंजन
नहीं थे आपको बताना है ट ठ ड ढ ज्य त्र और र स। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ड और ढ जो है नुक्ता के साथ वह अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे। 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। श्लोकाचार, दोहा कोश, चर्यापद, योगचर्या। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 1 2 3 4 में से। क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए राहुल संस्कृतायन ने तो दोहा कोश को माना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम रचना मानी जाती है वह ऑप्शन 1 सही होगा। श्लोकाचार देवसेन द्वारा रचित श्लोकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं, कौन है। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है दोस्तों जो आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दिया, वीरकाल कहा। 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विश्वनाथ ने आदिकाल को वीरकाल कहा, तो आपका 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा। आप लोग बताएं कि डॉक्टर रसाल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा। ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताएं कि डॉक्टर रसाल ने आदिकाल को क्या कहा। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। ठीक है, कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, गासा दत्तासी। ठीक है, 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं। तो सबसे पहले जो प्रयास किया वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, तो आपका 3 ऑप्शन सही होगा 46 का। ठीक है मित्रों, 3 ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं, कौन है। धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। कौन है दोस्तों संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता। 47 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। तो 47 का जो आपका सही होगा संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। आपका 2 ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताएं कि विद्यापति की कौन सी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। खुमार रासों के रचनाकार कौन है। नरपतिनाल, दलपति विजय, सारंगधर, जगनक। बताइए जगनिक है या चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 48 का कौन सा ऑप्शन सही है। खुमार रासो, तो खुमार रासो यह दलपति विजय की रचना है। 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है। ठीक है, गेय मतलब जिसे गाया जा सके। खुमार रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो। ठीक है, कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताएं। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा गेय रासो में जो आएगा वह विशलदेव रासो है।
ठीक है दोस्तों, कौन सा है? विसल देव रासो है। परमाल रासो के रचयिता का नाम है। ठीक है दोस्तों, बताइए परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? जगनिक, दलपत विजय, नरपत नाल, चंद्रबरदाई। 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो परमाल रासो के रचनाकार जो हैं वह जगनिक जी हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्रतिदिन मेरे साथ जुड़कर आप हर एक कालों से प्रैक्टिस कर सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। पृथ्वीराज रासो के नागरिक प्रचारित सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय अर्थात खंड हैं? 80 खंड, 69 खंड, 50 खंड, 100 खंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों? तो पृथ्वीराज रासो में कितने खंड हैं आपको बताना है, जो नागरिक प्रचारित सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, 69, एक कम 70, 69 खंड हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मुंशी देवीदास। कौन है? 53 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। 53। तो जो प्रमाणिक मानने वाले आलोचक हैं, विद्वान हैं, वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन आपका सही होगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं मिसबंध, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों? आप लोग बताइए सर्वाधिक अप्रमाणिक मानने वाले। ठीक है, क्या अप्रमाणिक मानने वाले हैं? कौन है बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि हैं विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जंगनी। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह आपका 2 ऑप्शन सही है। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि माना जाता है। ठीक है, 55 का जो ऑप्शन सही होगा वह 2 ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों जब उन्होंने चंद्रबरदाई को माना है तो इसका भी आंसर वही होगा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में 69 खंड हैं। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई, जो रणमल छंद के काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, श्रीधर। श्रीधर जी रणमल छंद काव्य के रचनाकार हैं। आपका ए ऑप्शन सही है, श्रीधर। जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि, भटकेदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, किसने की बताइए? मधुकर, भटकेदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। भटकेदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की।
ठीक है दोस्तों, जय चंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की। आपका 2 ऑप्शन सही है। अब आगे जो है पंक्तियां दिया गया है, उसे संबंधित रचनाकार को बताना है, जो यह इस समय की परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पुरुष कहाड़ी हौं कहूँ जस पथ थावे पुन्नु। ठीक है, यह किस कवि के द्वारा कहा गया है, किस कवि की पंक्तियां हैं, आपको बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 2 ऑप्शन सही है, विद्यापति। ठीक है दोस्तों, कौन सा? विद्यापति का यह है, पुरुष कहाड़ी हौं कहूँ जस पथ थावे पुन्नु। 60 आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए 60 का। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है विद्यापति के संबंध में, तो आपका 3 ऑप्शन सही है। 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, दलपति विजय की है, जगनिक की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है आप लोग बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्ति जगनिक के द्वारा कही गई है। आपका 4 ऑप्शन सही है, जगनिक। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4 में से 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर 62। तो यह साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 3। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का विकास मानते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, चंद्रबरदाई। यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो इसका जो मतलब होगा वो दीपक और बाती से है। ठीक है, तो यह किसका है? तो यह अमीर खुसरो से संबंधित है। आपका 2 ऑप्शन सही है, 64 का 2। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो से संबंधित है। अमीर खुसरो की मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। देसिल बाना सब जन मिठा, तय तैसन जप ओ हट्ठा। खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। यह पंक्तियाँ किसकी हैं?
आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। तो देसिल बना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अवहट्ठा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो पंक्ति है यह विद्यापति की है। आपका 4 ऑप्शन सही है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। सरहपा, चंद्रप्रदायी, गोरखनाथ, हेमचंद। यह पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। इन चारों लेखकों में से किसकी पंक्तियां हैं ये 66 नंबर क्वेश्चन का। तो यह जो क्रोध लोभ मोह संसार की माया बताया है यह गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है, गोरखनाथ। अगला प्रश्न, भला हुआ जो मारिया, बाहिड़ी महारा कंतु, लज्जे जमतु बयम सियाहु, जई भग्गा घरु अंतु। हेमचंद, डोम्भिपा, लुइपा, सरहपा। ठीक है दोस्तों, तो 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह ऑप्शन कौन सा है, तो ए ऑप्शन सही है, हेमचंद। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, हेमचंद। पुस्तक जलहड़ हाथ दे, चली गज्जन निरप काज। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति विद्यापति, नरपतनाल, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई। किसकी पंक्तियां हैं, तो जलहड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे। तो उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र को देखकर राजा के पीछे चल दिए थे। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, आपको बताना है। नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ। ठीक है, तो गोरखनाथ जी का जो गुरु थे कौन थे, तो आपका 2 ऑप्शन सही है, मत्स्येंद्रनाथ थे। 2 ऑप्शन सही है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहान, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात के खंडन तो ये आप ही थे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, धीरेन्द्र वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, परशुराम चतुर्वेदी की। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों, आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो यह पंक्तियां हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आपका 3 ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तट तहि बट चित विषाम करु, सरहे कहिए उवेश। पंक्तियां किसकी हैं, लुइपा का, गोरखनाथ का, विद्यापति का, सरहपा का। किनकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो यह जो पंक्तियां हैं दोस्तों यह सरहपा की हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, सरहपा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की हैं आपको बताना है। रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, बताइए। यह पंक्तियां जो हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। 2 ऑप्शन आपका सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, विशलदेव, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा खुमार। तो पृथ्वीराज रासों की रचना करने वाले चंद्रबरदाई हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है वह 2 ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो सिद्धों की संख्या
84 मानी जाती है। आप सभी को पता होगा दोस्तों। आपका ये ऑप्शन सही है, 84। ठीक है, 84 सिद्धों की संख्या है। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके अवश्य बताएं कि नाथों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आपका पहला ऑप्शन सही है, 9। चर्या पद के रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? लुइपा, सरहपा, डोम्बिपा, सब्रपा, कौन माने जाते हैं? बताना है। तो चर्या पद के जो रचनाकार हैं वह सब्रपा माने जाते हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, सब्रपा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद, किसकी हैं? आपको बताना है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। यह किसका है? किस आलोचक से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं? आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमशः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों 1929 में यह प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो आपको बताना है कब प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, साहित्य सहचर। ठीक है, बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह उस समय हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदू समाज में नीची से नीची जात समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। ठीक है दोस्तों, हिंदू समाज में नीचे से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा, हरिचारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसने कहा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, 4 ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? हिंदी काव्य धारा, ठीक है, हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह, डॉक्टर रमेश गौतम। कौन है दोस्तों? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह 2 होगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताएं। 2 ऑप्शन सही है, राहुल सांकृत्यायन। कैमासबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। कैमासबद्ध जो है यह प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो बताइए कैमासबद्ध किस रचना के अंतर्गत आता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। तो आपका 1 ऑप्शन सही है।
पृथ्वीराज रासो। मनव कला ससभान कला 1600 बन्नी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो। 82 नंबर का क्या आंसर होगा आप लोग बताएं। मनव कला ससभान कला 1600 बन्नी, यह चंद्रबरदाई के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, 82 पृथ्वीराज रासो। पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत का, रणमल छंद का, पृथ्वीराज रासो का, परमाल रासो का, किसका यह एक भाग है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह पद्मावत समय जो है पृथ्वीराज रासो का एक खंड है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपका सही है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में 69 खंड हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि, इसे आप सभी लोग जानते हैं, कौन है? सिर्फ विद्यापति और अमीर खुसरो में बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका वह 4 ऑप्शन सही होगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो पहेलियों और मुकरियों के लिए जगत प्रसिद्ध है। मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर, विद्यापति, कौन थे आपको बताना है। तो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वह विद्यापति जी हैं, आपका 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को आदिकाल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे, कौन थे? मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, कौन थे दोस्तों आप बताइए। 1200 शताब्दी के आसपास जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो। ठीक है, जो खड़ी बोली में रचना किए। डोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम क्या है? डोला मारूरा दुहा। ठीक है दोस्तों, बताइए। दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला, राधा, कौन सा ऑप्शन सही है? डोला मारूरा दोहा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 87 का? यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, मारवाड़ी डोला मारूरा दोहा की नायिका है, 2 ऑप्शन सही है। विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावत, दुर्गाबाई, राजमती, मारवाड़ी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो विशलदेव रासो की नायिका हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह 3 ऑप्शन सही है, राजमती विशलदेव रासो की नायिका है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि विशलदेव रासो का नायक कौन है दोस्तों। रेवंत गिरी रास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? रेवंत गिरी, सुमतिगढ़, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र, कौन है दोस्तों? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो रेवंत गिरी रास के रचयिता जो हैं वह विजय सेन सूरी हैं, 2 ऑप्शन आपका सही है, 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, विजय सेन सूरी। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर बर्थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित करवाया आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो आपका ये ऑप्शन सही है, डॉक्टर बर्थवाल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अभी अंतर की त्यागे माया बुद्धिया मेठ सहज में रहे हैं, पंक्तियों के रचयिता हैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जोइंदू, दामोदर शर्मा, कौन है दोस्तों? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर
बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह 2 ऑप्शन सही है, गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों, कौन है? गोरखनाथ। अभी अंतर की त्यागै माया, दुबध्या मेट सहज में रहे हैं। पंक्तियों के रचयिता हैं तो वह गोरखनाथ जी हैं। अपभ्रंश को प्रकृताभास कहा, किसने कहा? आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा दोस्तों? 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यह अपभ्रंश को प्राकृताभास कहने वाले जो आलोचक हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सही होगा। दोहा या दुहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोहा या दुहा का संबंध अपभ्रंश से है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किससे है? बताना है। पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। तो बताइए किससे है? तो यह प्राकृत भाषा से है। आपका 3 ऑप्शन सही है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? गाथा सप्तशती संस्कृत, हिंदी, पाल, प्राकृत, किससे हुई? तो यह गाथा सप्तशती जो है यह संस्कृत भाषा में रची हुई रचना है। आपका 1 ऑप्शन सही है। किस विद्वान लेखक ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? बेंजामिन शुल्ज, जोशुआ केटलर, जॉर्ज गिरिसन, गासा दोतासी। किसने लिखा? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 95 नंबर क्वेश्चन। तो जोशुआ केटलर ने लिखा था। आपका 2 ऑप्शन सही है, जोशुआ केटलरे। ठीक है, कहीं पर जोशुआ केटलर आता है, जोशुआ केटलरे। आपका 2 ऑप्शन सही है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, नरपतलाल, जगनिक, नल सिंह। कौन है विजयपाल रासो के रचनाकार? यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, नल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहपा, धनपाल। तो सहजयान के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो सिद्धों में आदि जिसे माना जाता है सरहपा। आपका 3 ऑप्शन सही है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध सरहपा ही थे। ठीक है, सरहपा। आपका 3 ऑप्शन सही है। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए सर्वाधिक चरित काव्य। 99 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो जो सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए वह जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। आपका ए ऑप्शन सही है, जैन साहित्य। करकंड चरित के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि, धनपाल। कौन है दोस्तों? बताइए करकंड चरित के रचनाकार। तो यहाँ पर कनकामर मुनि जी हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं। कौन है? बताइए। जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद, उस्मान। कौन है? 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो वह भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं, धर्म को मानने वाले कवि हैं। तो 2 ऑप्शन सही है आपका, अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो बताना कौन है जो जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना। तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका 2 ऑप्शन
सही है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया? पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में, कृतलता में, विशल देव रासों में? किसमें किया गया दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया, किसमें किया गया आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन सही होगा, विशल देव रासों में किया गया। 4 ऑप्शन सही है। कृतलता और कृत पताका के रचनाकार हैं, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 1, 2, 3, 4 में से? तो यह जो ऑप्शन सही है वह विद्यापति है, आपका 2 ऑप्शन सही है। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुका हूँ, बताइए किसको कहा कहाड़ी कहा है? यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 सही है, कृतलता को। ठीक है, 1 ऑप्शन सही है, कृतलता को उन्होंने कहाड़ी कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगी। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं चरणदास, भारतेंदु, बनारसीदास, जैन, अमीर खुसरो। कौन है दोस्तों बताइए? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो प्रहसनकार हैं, आपका 4 ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, 1945 में, 1920 में, 1918 में? तो कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 107 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपका 1 ऑप्शन सही है, सन 1929 ईस्वी में। यह सिर नवे न राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। पंक्तियां किसकी हैं बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास, नानक? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, चरणदास। कुटिल केश सुदेश पोह, परिचियत पीक सद, कमल गंध बैसंध, हंस गति चलति मंद मंद। यह पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसीदास से, जलहर से, चंद्रबरदाई से या नानक से? किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? 3 ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई से संबंधित है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, किसने कहा है दोस्तों? आपको बताना है। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, पंडित रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है जो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, 2 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन, रामविलास शर्मा। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले आलोचक हैं, कौन है? तो अपभ्रंश काल जिसने कहा 1 ऑप्शन सही है, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।